हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट कोचिंग सेंटर में। मैं रोहित पुष्पक आपको 10th क्लास के साइंस के इम्पोर्टेंट्स बता रहा था। तो कल हमने उसके क्रम में जो वीडियो मैंने अपलोड की है, उस वीडियो में आपने देखा था कि हमने पढ़ा था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब इस वस्तु कहाँ रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा था और बताया था आप लोगों को। चित्र के माध्यम से भी बताया था, चित्र भी पेपर में आते हैं। मैंने बताया था कि आप उन चित्रों को बना लें, चित्र पेपर में पूछे जाते हैं। और मैंने कल वीडियो के लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताई थी उन्हें याद करने की, तो आप वीडियो को पूरा देखें। शॉर्ट ट्रिक तभी समझ में आएगी जब आपने पूरी वीडियो देखी होगी और पूरी वीडियो अच्छे से समझी होगी, तभी आपको वो शॉर्ट ट्रिक याद भी होगी और समझ में भी आएगी कि मैंने शॉर्ट ट्रिक में क्या बताया है और किस तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो उस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको 6 के 6 पॉइंट आसानी से याद हो जाएंगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे। इसलिए उन शॉर्ट ट्रिक को जरूर देखें, पूरी वीडियो को। उसी के क्रम में हम आज आगे पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। कौन सा टॉपिक है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण में एक खास बात यह है कि जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि अवतल दर्पण में 6 पॉइंट होते हैं कि वस्तु की हर स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है। मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति के लिए प्रतिबिंब की स्थिति बदलती रहती है, उसके लिए मैंने आपको 6 पॉइंट बताए थे। लेकिन उत्तल दर्पण में यह है खासियत कि उत्तल दर्पण के लिए स्थिति बदलती नहीं है। यानी कि वस्तु अगर हम कहीं भी रखेंगे उत्तल दर्पण के सामने, यदि हम वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखेंगे तो सदैव उसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर छोटा, सीधा, आभासी और ध्रुव व फोकस के बीच में ही बनता है। तो मैंने उस चीज को लिख भी दिया है, आप नोट कर सकते हैं कि उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव व फोकस के बीच ही बनता है। आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। इसमें आपको ज्यादा चित्र नहीं है, सिर्फ एक ही चित्र में अभी आपको बना के समझाऊंगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को किसी भी स्थिति में रखें, वस्तु का प्रतिबिंब सदैव ही वस्तु से छोटा, सीधा, आभासी और दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव व फोकस के बीच ही बनता है। यानी कि अगर उत्तल दर्पण हम वस्तु को चाहे अनंत पे रखें, चाहे ध्रुव और अनंत के बीच रखें, चाहे वो अनंत ध्रुव और फोकस के बीच रखें, चाहे हम वस्तु को अनंत और वक्ता केंद्र के बीच रखें, चाहे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखें, चाहे वस्तु को फोकस पे रखें, चाहे वस्तु को वक्ता केंद्र सी पे रखें, हर स्थिति के लिए प्रतिबिंब सदैव एक ही जगह बनेगा। कहाँ बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा हमेशा। उत्तल दर्पण में, इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव ही, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, छोटा बनता है, सीधा बनता है, आभासी बनता है और दर्पण के दूसरी ओर बनता है। क्लियर? ये मैं एक उत्तल दर्पण बना रहा हूं बेटा। मैंने बताया था उत्तल दर्पण में क्या होता है, पॉलिश अंदर की साइड में होती है और ये इसका एक मुख अक्ष हो गया और ये वाला जो पॉइंट होता है वो ध्रुव होता है। और आप वैसे तो यहाँ F होता है, ये C होता है। जो पॉइंट इस साइड में होते हैं बेटा वही पॉइंट इस साइड में होते हैं। P के बाद यहाँ F होगा और यहाँ C होगा, ये P है बेटा। तो मैंने आपको बताया कि वस्तु को हम कहीं भी रखें, चाहे वस्तु में यहाँ रख दूं बेटा, चाहे वस्तु में यहाँ रख दूं, चाहे वस्तु में यहाँ रख दूं, चाहे यहाँ रख दूं, ये कौन सी है? अनंत। चाहे मैं अनंत पे रख दूं, चाहे सी पे रख दूं, चाहे सी और एफ के बीच में रख दूं, चाहे मैं सी पे रख दूं, चाहे मैं एफ और पी के बीच, वस्तु को कहीं भी रखो। वो 5 कंडीशन बताई थी, उसमें 6 बताई थी, यहाँ 5 हो गई। और मान लो एक ये है अनंत, चाहे मैं वस्तु अनंत पे रख दूं, 6 कंडीशन है, 1 2 3 4 5 6। मैंने वहां अवतल दर्पण में 6 बताई थी। अब मैंने चाहे वस्तु को कहीं भी रखा, चाहे अनंत पे रखा, चाहे अनंत और सी के बीच में रखा, चाहे सी और एफ के बीच में रखा, चाहे सी पे रखा, चाहे एफ और पी के बीच में रखा, प्रतिबिंब सभी का कहाँ बनेगा? P और F के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। तो मैं उसका चित्र बना देता हूं। ये तो मैंने बताया कि वस्तु को आप कहीं भी रख सकते हैं और सभी के लिए एक ही कंडीशन होती है। ये
एक ही कंडीशन होती है एफ और सी। आप वस्तु को अब पेपर में अगर कह दे कि उत्तर दर्पण के सामने सी और एफ पे वस्तु रखो, सी पे रखो, एफ पे रखो, अनंत पे रखो, आप सब चीजों को ऐसे ही दर्शाएंगे, अनंत भी दर्शा देंगे और कहीं भी अगर वस्तु कहीं भी रखने को कह रहा है आप वहां उसी जगह वस्तु रख दें। अगर वो सी और एफ के बीच में कह रहा है तो वस्तु यहाँ रख दो, एफ पे कह रहा है तो वस्तु यहाँ रख दो, सी पे कह रहा है वस्तु यहाँ रख दो, सी अनंत पे कह रहा है तो वस्तु यहाँ रख दो और अनंत पे कह रहा है तो वस्तु यहाँ रख दो। लेकिन प्रतिबिंब उसका नहीं बनना चाहिए। तो देख लो मैं कहीं भी एक वस्तु रख देता हूं, मैंने एक वस्तु मान लो यहाँ रख दी और ये प्रकाश की किरण समांतर होती है तो आप जानते हो कि मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ये देखो प्रकाश की किरण है, ये वस्तु आपकी हो गई ए और बी और ये मुख अक्ष के प्रकाश समांतर प्रकाश की किरण चल रही है। तो आप एक बात जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है समांतर फोकस के किससे होके जाती है, परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। किससे होके जाती है? परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। मैंने इस रेखा को डॉट डॉट करके आगे बढ़ा दिया बेटा। अब दूसरी बात आप ये जानते हो बेटा कि वक्रता केंद्र से होके जाने वाली रेखा परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाती है। ठीक, तो आपका ये जो पॉइंट हो गया ये सी पॉइंट हो गया। तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, कल मैंने नियम बताया थे वीडियो में आपको, पिछली वीडियो में, कि यदि कोई किरण मुख अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। तो ये समांतर थी, डॉट डॉट करके मैंने आगे बढ़ाई, फोकस से होकर गई। और मैंने बताया था यदि कोई वक्रता केंद्र सी से जाती है तो परावर्तन के बाद वापस लौट आती है सी पर ही। तो देखो ये सी पे जा रही थी और लौट के सी पे ही आ गई। जहां ये दोनों रेखाएं काटेंगी बेटा, जहां ये दोनों रेखाएं काटेंगी वो आपका प्रतिबिंब हो जाएगा ए डैश बी डैश। देखो ये प्रतिबिंब बन गया आपका। और ये प्रतिबिंब कहां बनना है? देखो पी और एफ के बीच में बनना है। अभी मैंने बताया था कि प्रतिबिंब कहां बनता है? फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। तो फोकस और ध्रुव के बीच में बन गया। वस्तु देखो इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब छोटा बना है, सीधा बना है और आभासी बना है। क्लियर? तो ये हो गया आपका टॉपिक पूरा। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा यूवीएफ में संबंध। पहले जो था आपके सिलेबस में ये डेरिवेशन हुआ करती थी 2 पेज की और हमें एक फार्मूला सॉल्व करके लाना पड़ता था जो कि हमारे न्यूमेरिकल में यूज होता है। लेकिन अब इसका निगमन पेपर में नहीं आता है, केवल संबंध के लिए आपसे फार्मूला पूछता है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में यूवी तथा एफ में क्या संबंध है। तो उसमें संबंध पूछता है, या तो अवतल दर्पण के लिए पूछेगा या उत्तल दर्पण के लिए, और दोनों के लिए जो फार्मूला आता है वो सेम होता है। कंडीशनें कुछ अलग अलग होती हैं, चित्र के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में यूवीएफ में संबंध, तो पहले तो मैं इसका सीधे सीधे संबंध बता देता हूं और ये बता देता हूं कि यूवी और एफ है क्या चीज। ठीक है, तो आप समझेंगे। जो अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण किसी के लिए, एक के लिए पूछेगा, 2 के लिए नहीं पूछेगा पेपर में। या तो वो पूछेगा अवतल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताइए, या वो आपसे पूछेगा उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध बताइए। किसी एक चीज के लिए पूछेगा। अगर मान लो अवतल के लिए पूछता है तो हम लिखेंगे बेटा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b, और यही अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए संबंध होता है। ये किसके लिए लिख रहे हैं हम मैं बता देता हूं। ये मैं अवतल के लिए बता रहा हूं बेटा, अवतल दर्पण के लिए। तो मैं अवतल दर्पण के लिए बताया मैंने, फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u, जहां f क्या है बेटा? फोकस दूरी, फोकस दूरी। u है आपकी ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि ध्रुव से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उस दूरी को हम u से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है बेटा b, और b है आपका ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी।
ये आपका आ गया अवतल दर्पण के लिए। अवतल मैं फिर बताऊं, अवतल दर्पण के लिए फार्मूला ये होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है आपकी, जितनी भी दे रखी होगी क्वेश्चन में, और u होता है वस्तु ध्रुव से वस्तु की दूरी, यानी कि ध्रुव से दर्पण का ध्रुव मैंने बताया था क्या होता है, उस ध्रुव से वस्तु जितनी भी दूरी पर रखी जाएगी उस दूरी को हम u से डिनोट करते हैं, यानी कि u से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव से प्रतिबिंब जितनी दूरी पे बनेगा, प्रतिबिंब जितनी भी दूरी पे ध्रुव से बनता है उस दूरी को हम b से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है। हम क्वेश्चन आता है पेपर में कि अवतल दर्पण द्वारा यूवी एफ में संबंध लिखिए तथा उनके प्रतीक चिन्हों को बताइए। तो उनके प्रतीक चिन्हों को मैंने बता दिया है कि एफ क्या होता है, यू क्या होता है, बी क्या होता है। अब उत्तल दर्पण की बात करते हैं। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है बेटा? फार्मूला सेम है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। यही फार्मूला है, देखो सेम है, लेकिन अंतर क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। जहां f का मतलब वही है फोकस दूरी, फोकस दूरी, u का मतलब ध्रुव से वस्तु की दूरी, और b है आपकी ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। क्या है कि f क्या है? फोकस दूरी, u है ध्रुव से वस्तु की दूरी, और b है ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। देखो दोनों फार्मूले सेम है, चाहे अवतल दर्पण के लिए पूछे चाहे उत्तल दर्पण के लिए पूछे, सब चीजें सेम है। अंतर क्या है दोनों में? बात आती है ये, कभी भी चाहे अवतल दर्पण से रिलेटेड सवाल आ जाए या उत्तल दर्पण से रिलेटेड सवाल आ जाए, तब हमें अंतरों का ध्यान रखना पड़ता है। क्या अंतर है मैं ये अभी आपको बताता हूं। तो लिखेंगे कि जो अवतल दर्पण है बेटा, कौन सा दर्पण बताया था पहले मैंने? अवतल दर्पण। जो अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण के लिए u, b तथा f, u, b, f तथा r क्या है? वक्रता त्रिज्या। इस फार्मूले में यूज नहीं हुई है, लेकिन मैंने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा बताई थी, और वक्रता त्रिज्या की परिभाषा से हम f का मान निकाल सकते हैं। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी नहीं दे रखी है, तो हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है। वो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप जानते हैं कि फोकस दूरी जो है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप उस फार्मूले को लगा के आर का मान निकाल सकते हैं। तो अवतल दर्पण कभी भी अगर सवाल अवतल दर्पण से रिलेटेड है, तो आप अवतल दर्पण के लिए UV तथा F तथा R का मान हमेशा कैसा रखेंगे? ऋणात्मक। याद रखेंगे, मैंने ये लाइन लिखवा दी है कि अवतल दर्पण के लिए UV, F तथा R का मान ऋणात्मक मान लेते हैं। यदि मान लो वो कह रहा है कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो आपको जाहिर सी बात है फार्मूले में आप मान रखोगे, तो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/b। अब f का मान आप सवाल में रखोगे तो f का मान काय का रखोगे? माइनस का रखोगे। वस्तु की दूरी कह रहा है तो वो भी माइनस की रखोगे, प्रतिबिंब की दूरी कह रहा है तो वो भी माइनस की रखोगे, और वक्रता त्रिज्या है तो वो भी माइनस की होती है। समझ में आ गया? तो अवतल दर्पण से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु इतनी दूरी पे रखी गई है, उसकी फोकस दूरी इतनी है, तो प्रतिबिंब की दूरी बताओ। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो उनके जितने भी मान होंगे सब काय में रखोगे? माइनस में रखोगे, और जो मान निकालना होता है उसको छूते नहीं है। जो भी मान दिए होते हैं, जैसे मान लो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो उसको माइनस में रखो, वस्तु की दूरी दे रखी है तो माइनस में रखो, प्रतिबिंब की दूरी दे नहीं रखी है वो निकालनी है, वो ऑटोमेटिक माइनस में ही आ जाएगी आप निकालोगे तो। या हो सकता है एक छठी कंडीशन है आभासी के लिए प्लस में भी आ जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन अवतल दर्पण के लिए जब भी हम फार्मूला लगाते हैं तो ऋणात्मक मान ही लेते हैं। ये इंपोर्टेंट है, न्यूमेरिकल के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये बात याद नहीं हुई तो न्यूमेरिकल कभी भी सही हल नहीं होगा। पहली बात। दूसरी थी बेटा उत्तल दर्पण की बात। उत्तल दर्पण के लिए
उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक तथा B, F और R का मान धनात्मक होता है। आप ये बात भी याद रखेंगे। अगर न्यूमेरिकल उत्तल दर्पण से रिलेटेड है तो आप उसमें u का मान तो ऋणात्मक रखेंगे, बाकी कोई भी मान दिया रखा है, चाहे प्रतिबिंब का हो, चाहे फोकस दूरी हो, चाहे वक्रता त्रिज्या हो, वो सब किस चीज की होती है? प्लस की होती है। आप याद रखना, इन दोनों नोटों को आप कॉपी पे नोट कर लें, और जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे उन न्यूमेरिकलों में ये बात जरूर याद रखेंगे कि अगर उत्तल दर्पण सवाल में कह रहा है तो आप u, v, f तथा r के मान, कोई भी मान दिया है, वो सब किसके होते हैं? ऋणात्मक होते हैं। उनका मान आपको ऋणात्मक रखना पड़ेगा। जो मान निकलवा रहा होगा, मान लो प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, निकलवा रहा है, तो उसको नहीं छूते। जो मान दिए हैं, जैसे 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी है या वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर रहेगी तो हम -10 रखेंगे u की जगह। फोकस दूरी 15 है तो हम -15 रखेंगे, बाकी चीज को कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार से उत्तल दर्पण के लिए u का मान ऋणात्मक होता है, बाकी सब चीजों का मान धनात्मक होता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा होता क्यों है, तो मैं ये भी आपको समझा देता हूं। मतलब पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना बताया, तो आपको पता होगी कुछ चित्र इस तरीके से बन रहे थे। कल आपने देखा था वीडियो में, कल का मतलब पिछली वीडियो में आपने देखा था कि उत्तल दर्पण के चित्र कुछ इस तरीके से बनने। तो अभी अभी मैंने बताया u जो होती है, जो मैंने फार्मूला लिखाया उसमें मैंने बताया u क्या है? वस्तु, ध्रुव व वस्तु के बीच की दूरी। तो देखो ये वस्तु रखी है, ये क्या है? वस्तु। तो मैंने कहा वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी, किसके बीच की? ध्रुव के बीच की। तो बेटा यहां से लेके और ये वाली दूरी कहां तक? ये यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम u बोलते हैं। और ये क्या बनना है बेटा? आपका प्रतिबिंब। ये क्या बना? ये बना प्रतिबिंब। तो यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है बेटा, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो क्या है? P है। ये बिंदु F है, ये C है। तो यहां से लेके और इस P बिंदु तक के बीच की जो दूरी है वो कितनी कहलाती है? B। और जो फोकस दूरी है बेटा ये होती है F, ध्रुव से। मैंने बताया था कि फोकस दूरी F होती है, तो देखो F है, वस्तु की दूरी B है और प्रतिबिंब की दूरी U है। अब आप जानते हैं कि माइनस के क्यों होते हैं अवतल में, तो मैं बताऊं आपको। आपने अक्षांश पढ़े होंगे बेटा, अक्षांश पढ़े ना। ये अक्षांश में क्या होता है? चतुर्थांश होते हैं। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। कभी भी मान लो, अब मैंने बेटा ये दर्पण ऐसे करके रख दिया आपके सामने, तो आप ये देखो कोई भी चीज, चाहे u का मान है, चाहे b का मान है, चाहे f का मान है, सब इस वाले अक्ष पे ही बन रहे हैं। यहाँ वस्तु रखी हुई है ऐसे करके, ठीक, और ये आपका प्रतिबिंब बन गया बेटा ऐसे करके। देखो तो वस्तु भी इसी इधर माइनस वाले पे है, प्रतिबिंब भी माइनस वाले पे है, और ये फोकस दूरी भी माइनस वाले पे। मान लो ये अक्षांश, मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये अक्षांश है। तो आप जानते हैं इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, और इधर क्या होता है? प्लस, और ये होता है माइनस। तो देखो माइनस वाला अक्ष होता है ये, इधर वाला माइनस होता है। तो देखो F भी माइनस वाले पे है, प्रतिबिंब भी माइनस वाले पे है, वस्तु भी माइनस वाले पे, यानी कि U, B, F और C क्या होती है? यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या, तो R। ये सब क्या है? माइनस वाले अक्ष पे है, इसलिए ये सब चीजें माइनस की होती है। नोट नहीं करना, समझना है क्यों माइनस की होती है, क्योंकि अक्षांश में ये वाला अक्ष जो होता है वो काय का होता है? माइनस का। और सभी चीजें आप देख रहे होगे कि इसी वाले अक्ष पे बनी हुई है, ना कि उधर वाले पे। कि उत्तल दर्पण की कंडीशन क्या थी, जो नोट अभी मैंने लिखवाया था आपको, उसमें देखेंगे। अगर मैं उसका चित्र बताऊं तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी वीडियो में
उत्तल दर्पण का चित्र बनाया था, मैंने कहा था वस्तु कहीं भी रखी है उसका प्रतिबिंब ये फोकस से होके जाएगी, ठीक। तो उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनेगा, ये आपका फोकस बिंदु है, ये सी बिंदु है, ये ए बी है। तो देखो मैंने अभी बताया बेटा कि जो अक्षांश होते हैं इधर होता है प्लस, ऊपर होता है प्लस, मान लो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। अब आप इसमें देखो बेटा, जो वस्तु है वो ध्रुव से दूरी होती है u, कितनी होती है u, देखो। और ये है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी होती है b, और ये है बेटा फोकस दूरी, तो ये यहां तक की दूरी, और ये है आपकी फोकस दूरी f, ये यहां तक की दूरी है आपकी। तो आप ये देख रहे होगे कि जो u है यानी कि जो वस्तु है वो माइनस वाले एक्स पे, इसलिए u केवल माइनस का होता है उत्तल में, और f b और r कौन सी दूरी होती है, ध्रुव से ये वाली दूरी यहां तक की दूरी r होती है। सभी चीजें केवल u माइनस का है क्योंकि u इस वाले एक्स पे है, b f और r प्लस वाले एक्स पे, इसलिए ये सब मान काय के होते हैं प्लस के। आप न्यूमेरिकल में जब भी करेंगे उस नोट को याद रखेंगे, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इस साल के लिए, इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट। क्यों? क्योंकि पिछली साल के सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था। जो हमारा पिछली साल का जो सिलेबस था उस सिलेबस में रेखीय आवर्धन नहीं था, इस साल दोबारा से ऐड हुआ। ये पहले था, बीच में हट गया था, अभी कोरोना काल में ये क्वेश्चन सिलेबस से हटा दिया गया था, अब इस साल ये दोबारा से सिलेबस में आया है, इसलिए ये इंपोर्टेंट है, गोलीय दर्पण द्वारा रेखीय आवर्धन। तो पहले तो हम इसकी परिभाषा देखेंगे, रेखीय आवर्धन होता क्या है। तो आप हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन, और मैं इसकी परिभाषा आपको बताता हूं, रेखीय आवर्धन। उसके बाद हम इस फार्मूले को भी सॉल्व करेंगे, कैसे करके फार्मूला निकलता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन की परिभाषा पूछी जाएगी आपसे पेपर में, हो सकता है इस बार, कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं। रेखीय आवर्धन के लिए m बराबर v/u के फार्मूले को सिद्ध करवा सकता है, यह कह सकता है कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, उसके लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परिभाषा आपको पहले सबसे पहले आनी चाहिए कि रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं। तो बेटा आप हेडिंग डालेंगे रेखीय आवर्धन, और हम कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आप वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो रेखीय आवर्धन को बेटा हम m से प्रदर्शित करते हैं, किससे, स्मॉल m से। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। और m बराबर होता है i डैश बटे o डैश। i क्या है बेटा, देखो चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो i डैश है वो प्रतिबिंब है, और o डैश जो है वो वस्तु है। तो अभी मैंने बताया प्रतिबिंब की लंबाई, तो बेटा प्रतिबिंब की लंबाई मैंने ऊपर लिख ली, तथा वस्तु की लंबाई को नीचे रख लिया, और ये जो बटे का साइन लगा हुआ है, ये वाला साइन, इसको बोलते हैं अनुपात। तो हम कहेंगे प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, क्योंकि m क्या है, रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। अब हम इसका फार्मूला सॉल्व करेंगे, कैसे किया जाता है। अब आप देखेंगे पेपर में आपसे अगर ये पूछता है कि आवर्धन के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, तो आपको ये चित्र बनाना आना चाहिए, और चित्र में हम ये देखेंगे कि
आपको दिखाई दे रहा है कि एक मुख्य अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और इससे कोई प्रकाश की किरण जा रही है मुख्य से समांतर, जो ए बिंदु पर टकरा के फोकस से होकर जा रही है वापस, देखो ये फोकस से होकर वापस जा रही है, और दूसरी किरण है जो वक्ता केंद्र सी से जा रही है और लौट कर भी वक्ता केंद्र सी से ही जा रही है। दोनों किरणें आई डैश बिंदु पे काट रही हैं और इस बिंदु से डाला गया जो लंब है वो ओ डैश का प्रतिबिंब है। ठीक, अब आपको इसमें दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, आपको ये जो मैंने बोला ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा, इसमें माना करके लिखते हैं, मैंने लिखा नहीं है, आप वीडियो को मेरी आवाज को सुन के वीडियो को पुश कर करके हल्के हल्के लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूँ कि माना मेरे पास कोई एक अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है अवतल, और मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु ओ डैश रखी है और इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाशीय किरण ओ डैश ए चल रही है जो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जा रही है, और दूसरी किरण क्या है ओ बी जो परावर्तन के बाद सी से होके जा रही है ना, ये लिखनी है आपको सब बातें। फिर दोनों किरणें आई डैश पे काट रही हैं, इस पर जो प्रतिबिंब बनना है आई डैश आई, वो वस्तु ओ डैश ओ का प्रतिबिंब है। अब आप इसमें आगे लिखेंगे जो मैंने बोला, उसको लिखने के बाद आप देखते हैं कि बेटा इसमें दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ओ डैश पी दिखाई दे रहा है चित्र में, देखो ओ डैश पी, मैं आपको डार्क कर देता हूं इसको, जिस त्रिभुज की बात कर रहा है वो एक ये वाला त्रिभुज बन गया बेटा, आपको ये त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, एक त्रिभुज है ओ डैश पी और एक त्रिभुज है बेटा ये छोटा वाला, देखो है ये दो त्रिभुज हैं, तो मैंने दो तथा दूसरा त्रिभुज कौन सा था बेटा आई डैश पी, दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे बेटा, देखो ये 90 डिग्री है, कितने डिग्री का एंगल है 90, तो हम कहेंगे बेटा कि ओ डैश ओ पी बराबर है किसके पी आई डैश के, क्यों प्रत्येक 90 डिग्री का है, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। और दूसरा जो एंगल है बेटा ओ डैश पी ओ बराबर है किसके आई पी आई डैश के, क्यों परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। आपको दिखाई दे रहा होगा कि बेटा ये वाला जो एंगल है ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये वाला एंगल और ये दोनों आपस में कैसे होंगे बराबर, क्यों बराबर होंगे कि परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये बात मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी कि आपतन कोण सदैव परावर्तन के बराबर होता है। देखो ये प्रकाश की किरण जा रही है, यहाँ से टकरा के वापस आ रही है, और ये जो है ये अभिलंब का काम कर रहा है, तो ये आपतन कोण आई हो गया, ये परावर्तन कोण आर हो गया, और ये सदैव कैसे होंगे बराबर, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और ये वाला कितने का हो गया 90 डिग्री का। अब आपको बेटा पता होगी जो ये त्रिभुज बन गया, अगर दो कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा भी बराबर ही होगा, और ये जो त्रिभुज है बेटा त्रिभुज ओ डैश पी तथा त्रिभुज आई डैश पी, त्रिभुज आई डैश पी समकोणिक त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं बेटा समकोणिक, कैसे त्रिभुज हैं समकोणिक त्रिभुज। दोनों त्रिभुज कैसे हैं समकोणिक त्रिभुज हैं, और समकोणिक में समरूप भी हैं। समकोणिक का मतलब ही है कि दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये भी समकोण त्रिभुज है ये भी समकोण त्रिभुज है, तो दोनों समकोणिक समकोण हो गए, समरूप भी हैं और समकोणिक भी हैं, तो हम कह सकते हैं समकोण समरूप। और समरूप त्रिभुज में एक विशेषता होती है कि लंब बटे लंब होता है, आधार बटे आधार होता है और कर्ण बटे कर्ण होता है। याद रखना समरूप त्रिभुज की विशेषता है कि लंब बटे लंब, आधार बटे आधार और कर्ण बटे कर्ण होता है। तो हम देखेंगे बेटा जो त्रिभुज है हमारा ओ डैश पी, इसका लंब कौन सा है बेटा ये वाला, मैंने बताया ही था आपको ये लंब है, और इसका लंब क्या है ये वाला। तो आप ये देखो परिभाषा क्या कहती है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, यानी कि प्रतिबिंब को ऊपर रखना है, तो हम बेटा इस वाले त्रिभुज का लंब ऊपर रखेंगे आई डैश ओ डैश,
और जब ये बात आ गई बेटा, तो अब मैंने क्या कहा, आधार बटे आधार, तो जिस त्रिभुज का लंब ऊपर रखा गया है उसी त्रिभुज का आधार भी ऊपर रखा जाएगा, याद रखना। तो बेटा हमने लंब किस चीज का ऊपर रखा है, इस वाले त्रिभुज का, तो आधार हमारा ये हो गया इस त्रिभुज का, तो आधार भी इसका ऊपर रखेंगे, ये हो जाएगा बेटा IP बटे, और इस वाले त्रिभुज का आधार है OP, कितना है बेटा OP। अब आप मुझे ये बताओ, मैंने बताया था कि वस्तु से ध्रुव की दूरी है, ये क्या है बेटा IP पे, चलो मान रख देते हैं I डैश, ये क्या है I डैश, प्रतिबिंब की लंबाई, क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, लंबाई ऐसे में नापी जाती है, दूरी ऐसे में नापी जाती है, लंबाई कौन से अक्ष पे नापी जाती है, y अक्ष पे, और दूरी x अक्ष पे नापी जाती है, याद रखना। तो बेटा I डैश कौन सा अक्ष है, y, नीचे को y बना हुआ है, जब नीचे को बना हुआ है मैंने अभी आपको बताया था, जो अक्षांश होते हैं ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो जब प्रतिबिंब नीचे साइड में बना हुआ है तो माइनस का ही होगा, तो हम I डैश का मान लेते हैं कि y है, और इसको मान लेते हैं y1 काय का माइनस का। बेटा O डैश, देखो ये भी y अक्ष पे है, लेकिन ये कौन से अक्ष पे है, ऊपर, ये भी ऊपर की तरफ है, नीचे ऊपर y होता है तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, इसको y2 मान लेते हैं, y2 काय का प्लस का, क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाले अक्ष पे है, ऊपर वाला बेटा प्लस का होता है। अब बात आती है बेटा I डैश की, सॉरी IP I और P, I क्या है प्रतिबिंब और P क्या है ध्रुव, तो प्रतिबिंब से ध्रुव की दूरी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम B बोलते हैं, और ये कौन से अक्ष पे है बेटा, इस वाले अक्ष पे। देखो अगर मैं यहाँ अक्षांश बनाऊंगा तो इधर वाले अक्ष पे आ गई, तो ये काय की होगी, माइनस की, और OP, O क्या है वस्तु और P क्या है ध्रुव, तो ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या होती है बेटा U, ये भी काय की माइनस की, ठीक। अब हम पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 में मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में मान रखेंगे, समीकरण 1 आपकी ये है, I डैश का मान है बेटा माइनस y1 बटे y2 b अपॉन माइनस u। देखो हमने बेटा मान रख दी, I डैश की जगह I डैश का मान रख दिया, O डैश की O डैश का मान रख दिया, IP की जगह IP का मान रख दिया, OP की जगह OP का मान रख दिया। अब आप देख रहे होगे बेटा ये माइनस से माइनस कट गया, जब ये माइनस से माइनस कट गया तो हमारे पास आ गया y1 बटे y2 बराबर b अपॉन u, और हम जानते हैं, हमें पता है y1 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और y2 क्या है वस्तु की लंबाई, ऊपर क्या लिखा है ये y1, और y1 क्या है y1 क्या है बेटा, यहाँ पे देखो y1 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई, और y2 क्या है वस्तु की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो अनुपात होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। अभी मैंने परिभाषा बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं m, और ये क्या आ जाएगा y1 बटे y2 b अपॉन u, काय का माइनस का, ठीक। यहाँ लिख देता हूं बेटा, n बराबर फार्मूला आ गया माइनस बी अपॉन यू, आपसे यही सिद्ध कराएगा। देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर y1 बटे y2 बराबर माइनस b1 बटे u, b बटे u, यानी कि m बराबर क्या फार्मूला आ गया, b अपॉन यू माइनस का। याद रखेंगे ये फार्मूला आपका सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपोर्टेंट भी है, अच्छे से इसे 1-2 बार वीडियो में देखना, एक बार अच्छे से पहले हल्के हल्के वीडियो चला के उसको लिख लेना, सॉल्व कर लेना कॉपी पे लिख के, फिर वीडियो को थोड़ा तेज करके पॉइंट बढ़ा के उसकी स्पीड 1-2 बार देखोगे और 1-2 बार हाथ से करोगे तो आपको ये आ जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा कि अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग, कि अवतल दर्पण कहाँ पे यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण कहाँ पे यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, हम इन चीजों को देखेंगे। तो मैंने लिख दिया है, आप वीडियो पुश करके इन सब पॉइंटों को नोट कर लेंगे, ये भी पूछे जाते हैं पेपर में, बहुविकल्पीय में भी आ सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन, या फिर बहुविकल्पीय में ना पूछ के वो कहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपसे इसके उपयोग लिखवा सकता है। तो पहला है कि अवतल दर्पण के उपयोग, तो अवतल दर्पण का उपयोग है जो
नाक कान गले के डॉक्टर द्वारा उपयोग में लाया जाता है। जो नाक कान गले के जो डॉक्टर होते हैं, कान में झांकते हैं, कान में देखते हैं, या मुंह में, आपने देखा होगा जब आपके कान में कभी दर्द होता है किसी के, या गले में कोई दिक्कत होती है, या नाक में, तो डॉक्टर एक उपकरण डालते हैं नाक में जिसमें अपतल दर्पण का यूज किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नाक कान तथा गले के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा उपयोग है प्रवर्तक के रूप में होता है। तीसरा है आपका प्रवर्तक दूरदर्शी में। एक दूरदर्शी उपकरण होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, 2015 में था ये सिलेबस में। तो जो दूरदर्शी होते हैं जिनसे दूर की वस्तुएं देखी जाती हैं, उसमें भी अपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद आता है बेटा वाहनों की हेडलाइट में। जो आपकी जो मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, जो इसकी हेडलाइट होती हैं, जो रात में जो लाइट जलती हैं, उन लाइटों में भी अपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया? जो हेडलाइट होती हैं, जो लाइटें जलती हैं रात में वाहनों की, या मोटरसाइकिल, कार, बस, जो भी वाहन है, उसकी जो लाइट होती है आगे, उस लाइट में भी अपतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं वाहनों की हेडलाइट में उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आता है बेटा उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण में क्या होता है बेटा? सड़क पर लगे लैंपों में, जो सड़क होती है, रोड है, रोड पर आपने देखे होंगे जो लैंप लगे होते हैं, लैंप का मतलब जो लाइटें लगी होती हैं, उन लाइटों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो मैंने लिखा है सड़क पर लगे लैंपों में, जो लैंप यानी कि जो लाइटें सड़क पर लगी होती हैं, उनमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? उत्तल दर्पण। में बहुविकल्पी आपसे ये पूछ सकता है कि सड़क पर लगे लैंपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या पूछ सकता है कि सड़क पर लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अपतल लेंस, अपतल दर्पण, उत्तल दर्पण, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको बताना है कि उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है सड़क पर लगे लैंपों में। उसके बाद आता है वाहनों के साइड दर्पण के रूप में। देखो दोनों में अंतर है, इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूजन होता है कि वाहनों की हेडलाइट में या वाहनों के साइड दर्पण के रूप में। जो आपकी मोटरसाइकिल, कार, बस जो भी होते हैं, आपने देखा होगा साइड में शीशा लगा होता है, जिसमें आप कभी कभी मूवी देख लेते हो अपना। तो उन जो शीशे होते हैं, साइड में जो मिरर लगे होते हैं, उसमें हम करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का उपयोग। जो वाहनों के साइड में जो मिरर लगे होते हैं, उनमें हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, लेकिन वाहनों की हेडलाइट में हम अपतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोनों में अंतर है। जो लाइट होती है उसमें हम अपतल का यूज करते हैं वाहनों की, और जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अपतल दर्पण का एक उपयोग और है, आप चाहें तो हम शेविंग करने के लिए घर में दर्पण यूज करते हैं, उस दर्पण का भी नाम अपतल दर्पण होता है। क्लियर? जो कोई भी व्यक्ति अपना मुंह देखता है या शेव करने के लिए नाइयों की दुकान पर, जो नाई होते हैं, नाई की दुकान पर जो दर्पण लगा होता है, उस नाइयों की दुकान पर भी अपतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये चैप्टर आपका मैंने पूरा करा दिया है, दर्पण से रिलेटेड सभी चीजें मैंने करा दी हैं। अब दर्पण में आपका कुछ भी नहीं बचा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होते हैं और प्रिज्म क्या होते हैं। प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है और दर्पण लेंसों से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दर्पण से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो भी मैंने कराए थे। आप अच्छे से इन वीडियो को देख लेंगे, उनके नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।